लोकतंत्र में शक्तियों का विभाजन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच किया जाता है। विधायिका जो है वह नियमों को बनाने का काम करती है, कार्यपालिका उसको लागू करने का काम करती है और न्यायपालिका जो है विधायिका के द्वारा बनाए गए नियमों को जांचती है, उसकी वैधता को देखती है। यदि उसको लगता है कि ये संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसको रद्द करने का भी अधिकार है। इस प्रकार न्यायपालिका विधायिका के बनाए कानूनों की वैधता को जांचने और उसको रद्द करने का अधिकार रखती है। यह नियमों को जो बनाया गया है उसका कितना पालन हो रहा है, यह विवादों का निपटारा करने का काम करती है, यह पंच की भूमिका में रहती है। यह जो है यदि हम देखते हैं न्यायपालिका भारत की, तो केंद्र स्तर पर एक शीर्षस्थ न्यायालय है जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं और फिर मध्य स्तर पर उच्च न्यायालय है, इसके बाद जिला और मुंसिफ न्यायालय है। यदि इसको मिला करके देखें तो एक पिरामिड का निर्माण होता है। बात करते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट को यदि हम देखते हैं तो संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक में सुप्रीम कोर्ट के गठन और उसके कार्य के बारे में बताया गया है। 124 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 124 में यह बताया गया कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें मुख्य न्यायाधीश को लेकर के कुल 34 न्यायाधीश यहाँ पर कार्यरत हैं। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश, इस प्रकार कुल मिलाकर के 34 न्यायाधीश वहां पर कार्यरत हैं। हम यदि मूल संविधान की बात करेंगे तो मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में केवल 8 न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के साथ होता था। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है और अन्य जो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर के उसकी नियुक्ति करते हैं। अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक योग्यता क्या है? तो सबसे पहली योग्यता है कि उसे भारतीय होना आवश्यक है। जो भारतीय होगा वही भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि उसे उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्यरत होना पड़ेगा। वह 1 या 2 उच्च न्यायालय में यदि कम से कम 5 वर्ष एज ए जज काम किया है तो वह सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है। तीसरी बात क्या है कि यदि वह कार्यरत नहीं रहा हो जज के रूप में तो एससी में, सुप्रीम कोर्ट में या एचसी में, हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों तक एज ए अधिवक्ता काम किया हो, एज ए वकील वकालत किया हो, तब वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। साथ ही साथ इन दोनों योग्यताओं के अतिरिक्त राष्ट्रपति की नजर में वह व्यक्ति कानून का यदि ज्ञाता होगा तो वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने लायक होगा। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, ये सवाल उठता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति का कोई उम्र निर्धारित नहीं कि इतने वर्ष तक के ही लोग बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। वह आगे बढ़ने के बाद अधिकतम 65 वर्ष, ठीक है, 65 वर्ष की उम्र में वह अवकाश ग्रहण करते हैं। सेवानिवृत्ति सुप्रीम कोर्ट के जज की 65 वर्ष की उम्र में हो जाती है। उनको बीच में लगता है कि हमें अपना पद छोड़ देना चाहिए तो वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। यदि लोगों को लगता है, संसद को लगता है कि नहीं यह न्यायाधीश अच्छे नहीं है तो उनको महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं। अब बात आती है वेतन भत्ता देने की बात। तो उनको जो वेतन देने का काम है या अन्य जितने प्रकार की सुविधाएं देनी है, जितने प्रकार का वेतन देना है, यह संसद तय करती है कि कितना उनको देना है। लेकिन जो देना है इनको वह सब भारत की संचित निधि से दी जाती है।
सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की यदि हम लोग बात करेंगे तो इसके अनेक क्षेत्राधिकार हैं और जो सबसे पहला है वो प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार है। मूल क्षेत्राधिकार के तहत क्या है कि वैसे मामले जिसकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है उसको प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं। इसमें क्या है कि भारत और भारत के राज्यों के बीच यदि विवाद होता है तो इसकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी। दो राज्यों के मध्य यदि विवाद होता है या दो से अधिक राज्यों के मध्य में यदि विवाद होता है तो भी इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई मामला आता है तो उसे वैसे विवादों का भी निपटान सुप्रीम कोर्ट में ही किया जाएगा। और चौथी जो बात है वह आती है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में यदि केस का स्थानांतरण किया जाता है तो इस मामले में यदि सुनवाई की जानी होगी तो इस तरह के विवादों का निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। तो ये सारे प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार के तहत आते हैं। उसके बाद आता है अपीलीय अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद जितनी निचली अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, जिला न्यायालय है या मुंसिफ कोर्ट है, इसमें जो फैसले होते हैं उन फैसलों के विरुद्ध में हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत का की सर्वोच्च न्यायालय है तो वहां पर हम जाकर अपील कर सकते हैं और तीनों तरह के मामले को, दीवानी, फौजदारी या संवैधानिक मामले को। तीसरी जो भूमिका है सुप्रीम कोर्ट की वह है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। वह क्या है कि राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। सलाह यदि राष्ट्रपति मांगे तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है, लेकिन राष्ट्रपति उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति कहेंगे कि आपको सलाह देना ही देना है, ऐसी बात नहीं है। और आगे है कि चूंकि यह सुप्रीम कोर्ट है तो ये एक अभिलेख न्यायालय भी है। यदि कोई फैसला देते हैं सुप्रीम कोर्ट तो उसके जो अभिलेख होंगे वह उन अभिलेखों का प्रयोग क्या है कि निचली अदालतें जितनी हैं साक्ष्य के रूप में उसका प्रयोग करने का काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट की यदि हम बात करें अन्य कार्यों की तो इसका एक कार्य है कि न्यायिक पुनरावलोकन का। यह न्याय का फिर से अवलोकन कर सकती है और समीक्षा कर सकती है। न्याय जो खुद का फैसला है उसको भी वह समीक्षा कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर वह अपने फैसले को बदलने का अधिकार रखती है। साथ ही साथ विधायिका, विधान परिषद, विधानमंडल या संसद से यदि कोई कानून पास करके आया है तो उसकी समीक्षा करने का अधिकार इनके पास है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि समीक्षा करने के बाद देखता है कि यह संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसे यह रद्द करने का भी अधिकार अपने पास रखता है। साथ ही साथ संविधान की व्याख्या करने का कार्य करता है और वह हमारी मौलिक अधिकार जो हैं उन मौलिक अधिकारों को रक्षा करता है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या, संरक्षण और मौलिक अधिकारों का रक्षक भी है।